हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 21 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई राजमहल पहुंच चुका है। अब देखते हैं आगे। कल रात ही झांशियान ने अपने माता पिता से बात करके रखी थी कि वो अगले कुछ दिनों तक अपने चेहरे पर नकाब पहन के रखेगा। साथ ही आवाज़ में भी थोड़ा बदलाव करेगा ताकि वांगई उसे आसानी से पहचान ना पाए। वे माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके बेटे की बातें अजीब तो थी, लेकिन वो जानते थे कि झांशियान कुछ न कुछ सोचकर ही ये सब कर रहा होगा, तो वो उसका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। जैसे जैसे ये काफिला राजमहल की तरफ बढ़ने लगा, उनके आने की सूचनाएं महाराज और श्रृंगार को और जोर जोर से आने लगी। हर द्वार पर दो रक्षक छोड़ते हुए ये काफिला महाराज तक जाकर पहुंचा। गर्भगृह में सिर्फ ये परिवार और लान परिवार मौजूद था। बाकी सभी नौकर बाहर ही रुक गए। माँ, बाबा कहकर झांशियान अपने माता पिता से मिला। लान सेनापति और सिचेन ये सब देखकर चौंक गए। जिस तरह से राजकुमार अपने माता पिता से बात कर रहा है, बिना किसी उपाधि के, बिना किसी राजनीतिक शिष्टाचारों के, जैसे कि वो कोई आम परिवार हो। लान सेनापति और लान सिचेन आगे चल रहे थे। उनके पीछे वांगई और चिंगर चल रहे थे। सभी ने झुककर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, कॉन्क्यूबाइन सिंह और चौथे राजकुमार को लान परिवार की तरफ से प्रणाम। वो दोनों तो घुटने टेकना चाहते थे, लेकिन महाराज ने पहले ही उन्हें उठा दिया और उनसे कहा, परिवार में एक दूसरे को ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता। फिर उन्होंने लान सिचेन के पीठ पर थपथपाते हुए कहा, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो और बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हो। लान सिचेन के लिए वाहवाही बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि महाराज खुद आज उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर महाराज की आंखें वांगई पर गई। उसकी तारीफ करते हुए महाराज ने कहा, हमारे बेटे के लिए हमें एक नायाब हीरा मिल गया है। वांगई ने जब अपनी तारीफ सुनी तो अपना सर झुका लिया, लेकिन जब आसपास सभी शांत हो गए तब उसने सर उठाकर देखा तो कॉन्क्यूबाइन सिंह महाराज से इशारों में कुछ बातें कर रही थी। शिंगर ने इशारों में कहा कि भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए इतनी खूबसूरत बहू भेजी। महाराज ने मैं वापस इशारा करते हुए कहा, बस ये दोनों एक साथ खुश रहे। लानचिंग आगे बढ़ी और उन्होंने इशारों में शिंगर से कहा, हमारे वांगई को अपने बेटे के लिए चुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज ने आश्चर्य से कहा, क्या आपको इशारों की भाषा समझ आती है? लानचिंग ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ मुझे ही नहीं, वांगई को भी इशारों की भाषा भलीभांति समझ आती है। इस बात से महाराज बहुत ज़्यादा खुश हुए। अगर वांगई और शिंगर एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, इसका मतलब दोनों में बातें हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए मैडम लान, सेनापति लान, आपकी बच्ची हम हमारी बच्ची समझकर उसका ख्याल रखेंगे। तब वांगई आगे बढ़ा और उसने इशारों में शिंगर से शुक्रिया कहा। सभी लोग खुश थे, आपस में शांति बनी हुई थी, लेकिन तभी उनकी शांति भंग करने के लिए बीच में ही एक पटाखा फूट गया। तुम कितने साल की हो? झानांग ने पूछा। मुझे लगता है तुम मुझसे छोटी हो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। आप चौथे राजकुमार हो ना? मुझे पता है आप मुझसे छोटे हो, वांगई ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। तो झानांग ने कहा, आपको कैसे पता? मैं तो 16 साल का होने वाला हूँ। वांगई ने हंसते हुए कहा, होने वाले हो ना, अभी हुए तो नहीं, अभी तो आप सिर्फ 15 साल के ही हो। आप तो मुझसे 2 साल छोटे हो, मैं 17 साल की हूँ, पता है? वांगई की बात सुनकर झानांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और इधर झांशियान अपनी होने वाली पत्नी पर लट्टू हुए ही जा रहे थे। लान सिंह बार बार शिंगर की तरफ देखे जा रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्यों शिंगर बात नहीं कर सकती। वांगई जेन माउंटेन में पढ़ा लिखा है, उसे इन बातों की बहुत ज़्यादा समझ है। अगर वो चाहे तो वो शिंगर का इलाज कर सकता है, लेकिन वो इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि शिंगर में महाराज की जान बसती है। इसका मतलब उन्होंने कोई कम वैद्य हकीम नहीं किए होंगे। उनके सालों के अनुभव के आगे वांगई के 17 साल के अनुभव की पढ़ाई करना ये गलत बात होगी। दूसरी तरफ अभी तक झानांग ने हार नहीं मानी थी। उसने कहा, माना कि आप मुझसे 2 साल बड़े हो, लेकिन आपको क्या क्या आता है? आपके गुणों के बारे में क्या? इस बार लानचिंग अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोली, वांगई को चैन समुदाय ने पाला है, जो मेरा मायका है। वहाँ पर रहने वाले जैन पर्वतवासियों ने इसकी पढ़ाई में मदद की है। ये युद्ध विद्या में माहिर है,
इसे राजनीति की समझ है। संगीत में गुचिन वाद्य पर इसे महारत हासिल है। साथ ही पूरे औषधि विज्ञान को ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। तुमने औषधि विज्ञान पढ़ा है? झांशियान की आवाज में हल्का सा आश्चर्य झलक रहा था। वांगई गुड़िया की तरह ऊपर नीचे सर हिलाते हुए हाँ बोला। वो मन में सोच रहा था, मुझे बहुत सारी विद्याएं आती है, तुम कभी भी मुझे परेशान नहीं कर सकते, देख लेना। वांगई ऐसी शक्ल तभी बनाता है जब उसके दिमाग में कुछ न कुछ बहुत ही खतरनाक विचार चल रहे होते हैं। ये बात चिंग बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने अपना गला साफ करने के बहाने वांगई को डांटा। वांगई तुरंत अपने प्यारे और मासूम अवतार में लौट आया। उसने कहा, मैंने ज़ेन पर्वतों के पूर्वजों से सीखा है। फिर उसने झानांग की तरफ देखा। उसके सिंग वापस से निकल आए। उसने कहा, लेकिन हाँ, औषधि विज्ञान में नटखटपन का कोई इलाज नहीं है। अब झानांग आग बबूला हो गया था। उसने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं शैतान हूँ? वांगई ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने पहले आपको छेड़ा था? उसने देखा कि झांशियान की आंखों में उसके लिए प्यार है, लेकिन उसके पिता और भाई उसकी तरफ ऐसे गुस्से से देख रहे थे। इसलिए वांगई ने अपना सीधा साधा अवतार धारण करते हुए कहा, मेरा मतलब है, आप तो बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल एक पपी की तरह। बहुत खूब कहा। झानांग बहुत प्यारा है, लेकिन वो बड़ा होकर एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा बनेगा। झांशियान ने दोनों के बीच के तनाव को बिल्कुल शांत कर दिया। प्यारे पपी की उपाधि शैतान से तो बेहतर ही थी, इसलिए झानांग भी चुप रह गया। अब बच्चों में एक दूसरे की टांग खींचना बहुत हो चुका था, इसलिए महाराज ने बात बदलने के लिए कहा, तो आपका सफ़र कैसा रहा? झांशियान ने अभी तक अपने पिता को ये नहीं बताया था कि वांगई पर हमला हुआ था, लेकिन वांगई के पेट में कुछ बचे तो ना। उसने तुरंत कह दिया, हाँ, लुटेरों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। वो तो शुक्र है तीसरे राजकुमार का कि उन्होंने वक्त पर आकर हमें सही सलामत बचा लिया और सारे लुटेरों को भी मार डाला। वांगई ऐसे बोल रहा था जैसे वो अपने पिता या दादा से बात कर रहा हो। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो एक राज्य के महाराज से बोल रहा है। महाराज को भी ये देखकर अच्छा लगा। तभी वांगई क्यूट से पाउट करते हुए बोला, लेकिन इन्होंने लड़ाई का मज़ा मुझे बिल्कुल करने नहीं दिया। महाराज वीजोंग ने वांगई की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, इसलिए तुम्हें सुरक्षित रखना उसकी पहली जिम्मेदारी है। महाराज भी वांगई के साथ अपने बच्चे की तरह बात कर रहे थे। वांगई महाराज की तरफ देखकर बोला, शुक्रिया। महाराज वीजोंग ने झांशियान की तरफ देखकर पूछा, क्या कोई जीवित बचा? झांशियान ने भी अपने पिता को पूरी हकीकत बता दी। महाराज ने झांशियान की तरफ देखकर कहा, आगे की तहकीकात जारी रखो। फिर महाराज ने लान परिवार को आश्वस्त किया कि वो उनकी बेटी का ख्याल पूरी तरह से रखेंगे। लान युआन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर भी उसने प्रणाम करते हुए महाराज वीजोंग को बताया, कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं। उसके साथ बड़े बू और छोटे बू भाई उसके अंगरक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही आपके द्वारा नियुक्त किए गए महल के रक्षकों पर हमें पूरी तरह से भरोसा है। महाराज ने देखा कि वांगई और शिंगर एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, आप तो अभी से गप्पे लड़ाने लगी? तो शिंगर ने बताया, असल में वांगई का कहना है कि वो मेरा इलाज कर सकती है, इसलिए वो आपसे आज्ञा चाहती है कि वो मुझ पर कुछ शोध करे और फिर मेरा इलाज करे। अगर आप आज्ञा देंगे तो मुझे भी खुशी होगी। महाराज ने वांगई की तरफ देखा। उसके लिए पहले ही महाराज के दिल में एक अच्छी छवि बन गई थी। उन्होंने शिंगर की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आप जो चाहे कर सकती हो, बस हमारी प्यारी सी बहू को ज़्यादा थका मत देना। अब झांशियान की आंखें हल्की सी भर आई थी। वांगई तो उसे पहले से ही पसंद थी, लेकिन उसने आते ही सबसे पहले अपने सासू माँ का इलाज करने के बारे में सोचा, जो झांशियान के दिल के सबसे करीब थी। वांगई के लिए उसके दिल में अब और भी इज्जत बढ़ गई। उसने गदगद स्वर में कहा, चलिए मैं आपको महल तक छोड़ देता हूँ। एकाएक से वांगई को एहसास हुआ कि अब वो बिल्कुल अकेला है। अब उसका परिवार उसे छोड़कर जाने वाला है। उसकी आंखें भर आई, जो भरी हुई होने के बावजूद भी अपनी माँ को ढूंढ रही थी। झांशियान ने भी ये देखा। वो तुरंत आगे बढ़कर वांगई को संभालना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि शादी से पहले उसे वांगई को छूना मना था। लान चिंग ने जब वांगई की भरी हुई आंखें देखी, उसने तुरंत आगे आकर वांगई को गले से लगा लिया। उसने वांगई से कहा,
तुम भले लोगों के साथ रहने वाली हो। अगर कोई परेशानी हो तो अपनी सासू माँ कॉन्क्यूबाइन सिंह के पास आ जाना। मेरे ख्याल से वो एक भली औरत है। वांगई अपनी माँ के कान में खुसफुसाया। हाँ, और नाना जी से कहना मेरी सारी किताबें वो हमारे घर भिजवा दे, साथ ही वो सारी औषधियाँ भी जो मैंने बनाई है। मैं जल्द से जल्द सासू माँ कॉन्क्यूबाइन श्रृंगार का इलाज शुरू कर देना चाहती हूँ। ये बातें माँ बेटे के बीच में खुसफुसाहट में हो रही थी, लेकिन महाराज वीज़ोंग और झांशियान अपनी ची एनर्जी के ज़रिए ये बातें बिल्कुल साफ सुन सकते थे। लानचिंग ने अपने बेटे के सर पर थपथपाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे नाना जी तक जल्द से जल्द संदेश भिजवा दूंगी। बातें चाहे कितनी भी सुहानी क्यों ना हो, कभी ना कभी तो उन्हें ख़त्म होना होता ही है। लान सेनापति भी अब अपने बेटे से आज्ञा चाहते थे कि वो अपने घर लौट सके। उन्होंने वांगई के सर पर थपथपाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और अपने अभ्यास पर अच्छे से ध्यान देना। वांगई ने भी सर झुकाकर कहा, वांगई अपने अभ्यास पर पूरा ध्यान देगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। झांशियान वांगई की हर एक हलचल को बारीक नज़र से देख रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वांगई अपने परिवार से अलग हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर उसका खुद का भी कोई नियंत्रण नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी वीडियो पब्लिश होते ही आपको तुरंत देखने को मिल जाए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और वांगशियान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।